तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन करेंगे और इस पे मैं पहले से ही 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने ऐसे होमवर्क दिया था कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है और इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा है। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस है ना। सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसे क्लोज्ड सिलेंडर मानूँ तो 2 सर्कुलर रीजन भी होंगे, ये है ना। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह की रेडियल फील्ड लाइंस होंगी बेटा, इस तरह की रेडियल फील्ड लाइंस होंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 सरफेस हैं ना। एक है S1, ये सर्कुलर सरफेस, एक S2 है ये वाली सर्कुलर सरफेस, और ये सिलेंड्रिकल सरफेस है S3। और हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, है ना, याद है आपको, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। गॉस थ्योरम हालांकि हम पढ़ेंगे, अभी हमने उसका ना हेडिंग नहीं डाली है वो। तो दिस इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फॉर ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, तो क्लोज्ड सरफेस। तो अगर बेटा हम इसे सिलेंडर को क्लोज्ड सिलेंडर माने तो तीनों सरफेस पे मिला के, है ना, phi S1, phi S2, phi S3, है ना, क्लोज्ड सरफेस, ये फ्लक्स जो होगा ये Q इन अंदर ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ओके, तो टोटल फ्लक्स तो बेटा ये होगा, ठीक है। और हमें बट कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, केवल S3 का कैलकुलेट करना है। तो ये Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस phi S1 प्लस phi S2, है ना। अब आप लोग ये जानते ही हो, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि एक डिस्क टाइप रीजन है, अगर एक सर्कुलर रीजन है और उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है और ये सेमी एंगल थीटा बन रहा है, तो इस सर्कुलर रीजन से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बच्चों हम बता चुके हैं आपको। तो अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, अगर ये x डिस्टेंस है और इसकी रेडियस ये r है, तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके बच्चों हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ से इन दोनों सर्कुलर रीजन, चूँकि यहाँ से डिस्टेंस भी बेटा जो x की वैल्यू है वो L/2 है और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है ये L/2 है, तो इन दोनों सर्कुलर रीजन से इक्वल फ्लक्स पास होगा बिकॉज सिमेट्रिकली रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो phi S1 होगा, है ना, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, और जो phi S2 होगा, दोनों सर्कुलर रीजन से सेम फ्लक्स पास होगा और वो होगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला x अपॉन, तो x है बेटा L/2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर। तो ये बच्चों दोनों फ्लक्स हो जाएंगे इस जो स्क्वायर रीजन है, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी
इट इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ये q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये l बाई 2 अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर, और सेम इतना ही फ्लक्स फाई S1 फाई S2 दोनों सेम होंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कि एक ये हॉलो कोन है बेटा, ठीक है। ये और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ योर कोनिकल सरफेस, ठीक है ना, ये कोनिकल सरफेस है और इसकी कोन की एक्सिस पे इट इज़ अ ओपन कोन है ना, ये क्लोज्ड नहीं है बेटा, है ना। क्लोज्ड होगा वो पॉइंट चार्ज बाहर होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स ज़ीरो होगा। आप लोग जानते हो कि क्लोज सरफेस के बाहर अगर पॉइंट चार्ज है तो फ्लक्स ज़ीरो होता है, और अगर अंदर है तो टोटल फ्लक्स क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है और हमें कैलकुलेट करना हो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, है ना, कर्व्ड सरफेस ओनली, जो कोनिकल सरफेस है बच्चों उससे फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। ये वाली सरफेस जो है, ये प्लेन जो सर्कुलर रीजन है इसका नहीं बताना, बस ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे बताना। अगर बेटा मैं इसका थोड़ा सा रे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तुम देखो यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को। तो ये जो कोनिकल सरफेस है यहाँ पे बेटा पॉइंट चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरह से फील्ड लाइंस पास होंगी, इस तरह से फील्ड लाइंस पास होंगी। अब आप ये देख सकते हैं बेटा कि जो भाई फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो जो फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस को क्रॉस कर रही हैं वही फील्ड लाइंस इस सर्कुलर रीजन से भी क्रॉस हो रही है। देखिए जो इस सर्कुलर रीजन से पास नहीं हो रही है वो फिर कर्व सरफेस को भी कट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर रीजन, ठीक है, S1 कह देता हूँ, और ये कर्व सरफेस S2 है। अगर इसे मैं एक सरफेस मान लूँ तो इससे जितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं बेटा वही इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो सर्कुलर रीजन या सर्कल से पास होने वाला फ्लक्स है वही कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा बेटा, और सर्कल से जो पास होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू होगी, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये डिस्टेंस हमको x गिवन है, ये r है, तो बिल्कुल सिंपल वही सर्कुलर रीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिमिलर प्रॉब्लम और देख लेते हैं बेटा कि अगर मान लो ये h हाइट है कोन की, ठीक है, ये h हाइट है, r रेडियस है, और पॉइंट चार्ज यहाँ से सर्कुलर बेस के सेंटर से h/3 डिस्टेंस अंदर है और यहाँ रिमेनिंग 2h/3 है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ओनली, है ना, कर्व्ड सरफेस ओनली, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा अगर ये बताना हो, तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट चार्ज अंदर है। तो अगर इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी चारों तरफ जाएंगी, तो अगर मैं इस सर्कुलर रीजन को भी क्लोज मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसे S1 मान लूँ और ये S2 मान लूँ, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो ये पूरा एक क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस हो जाएगा और जिसके अंदर पॉइंट चार्ज लाई करेगा। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा, क्लोज सरफेस में कौन कौन है, ये प्लेन रीजन भी आएगा, S1 मान लेते हैं, और ये कर्व्ड रीजन भी आएगा, और तो नेट फ्लक्स होता है Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर बेटा। तो अगर मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस से चाहिए, मुझे S2 चाहिए, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 S1। तो जो 5 एप्सिलॉन S1 की वैल्यू होगी बेटा
वो होगी सिंपल। आप देखिए यहाँ से ये सर्कुलर रीजन वंस अगेन उसके एक्सेस पे रखा है, तो ये h/3 की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 - x अपॉन x h/3 अपॉन x स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस r स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है बच्चों, और ये जो डिस्क वाला फॉर्मूला है ये जिसका हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, q/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, q/2 एप्सिलॉन नॉट भी आता है, 1 - x अपॉन √x² प्लस r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो बच्चों एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर रीजन है जो कि इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ सिमेट्रिकली एक एक पॉइंट चार्ज रखा है +q और +q। तो हमें बताना है फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर रीजन। इस सर्कुलर रीजन से नेट कितना फ्लक्स पास होगा। अच्छा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, कोई भी नेट फ्लक्स होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA ये हमारा नेट फ्लक्स होगा किसी भी रीजन से। अब इसको अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इसे डिस्क टाइप मान लूँ सरफेस, तो इसे आप E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा। तो आप खुद ही समझते हैं कि E1 डॉट DA प्लस E2 डॉट DA, मतलब ये φ1 प्लस φ2 के बराबर आप लिख सकते हैं। तो या तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और उसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, या आप इंडिविजुअल अगर 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है या 3 की वजह से कैलकुलेट करना है, तो बेटा इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए, E2 का कैलकुलेट कर लीजिए, उसे अलजेब्रिक सम कर दीजिए, ठीक है ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए देखेंगे तो भी आप समझ सकते हैं। तो पहले तो मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऑनली, तो आप देख सकते हैं कि ये एक रीज़न है, और इस वाले की वजह से जो फील्ड, अगर सिर्फ अकेला होता है ये, हालांकि दोनों पॉइंट चार्ज होंगे तो फील्ड लाइंस रेडियल नहीं होंगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी। आप जानते हो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो इसकी वजह से फ्लक्स इधर की तरफ पास होगा अगर ये अकेला होता है बेटा, है ना। E1 डॉट DA की वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देख लीजिए सिमिलरली ये पॉइंट चार्ज अगर आइसोलेटेड होता, अकेला होता, तो फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलरली इधर की तरफ आती हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से इधर जाएगा जितना फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स ना तो इधर की तरफ पास हो रहा है ना इस तरफ। ऑब्जर्वर किस तरफ भी बना लो, सपोज ऑब्जर्वर इस तरफ खड़ा होगा तो ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, आउटगोइंग दिखेगा, और ये वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा, यानी ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फ्लक्स होंगे। तो इस सिचुएशन में जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी था आप समझने का कि आप जानते हैं कि जब 2 पॉइंट चार्ज रखे जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे तो बीचों बीच नल पॉइंट मिलता है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस आती हैं वो डिस्टॉर्टेड फील्ड लाइंस होती हैं इस तरह से, ये नल पॉइंट इस तरह से जाता है, ये इस तरह से फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये जो अगर यहाँ पर कोई सर्कुलर रीजन है बेटा, तो ये फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी यहाँ पहुँचने के बाद एरिया के, और ये आप ऐसे समझ लो कि ये इस सर्कुलर रीजन को क्रॉस ही नहीं करेंगी, एक्चुअली कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। ये रिजल्टेंट फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, अगर बीच में ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन में आप स्क्वायर सरफेस एज्यूम कर लीजिए या डिस्क रख लीजिए, उससे कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर ये 2 पॉइंट चार्ज हैं +q, तो इसकी फील्ड इधर होती है, इसकी इधर होती है, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर होगी। तो अगर रिजल्टेंट फील्ड इधर है तो ये सर्कुलर रीजन है, एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, तो एंगल भी आप देख सकते हो 90 डिग्री होगा। तो या तो फील्ड लाइन से समझ लो कि कोई फील्ड लाइन सर्कुलर रीजन को एंटर नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, या ये समझ लो कि बाइसेक्टर पे, ये जो प्लेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रीजन आपने माना है सर्कुलर रीजन, उसके हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो लाइन ऐसी हो जा रही है। आप देखिए तभी तो फील्ड ऐसी है ना।
तो इस वजह से नेट फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होगा। बाकी सबसे सरल तरीका होता है कि इसकी वजह से अलग देख लो, इसकी वजह से अलग देख लो, और ये देख लो दोनों की डायरेक्शन, अब फील्ड लाइंस की जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो अलग अलग है या सेम डायरेक्शन में है ना। अब अगर मैं एक सिमिलर केस दिखाऊं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को ध्यान से देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये सेपरेट बना रहा हूँ कि अगर केवल पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस रेडियल तो होती हैं पर टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाएंगी। तो दोनों की वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन यही होगी, फील्ड लाइंस ऐसे ही पास हो रही होंगी, है ना। तो दोनों की वजह से लेफ्ट से राइट में जा रही हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स फील्ड यहाँ पर इस चार्ज की वजह से भी लेफ्ट से राइट में जाएंगी, इसकी वजह से भी फ्लक्स लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पे बच्चों ऐड हो जाएगा, ओके। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि फील्ड लाइंस ऐसे पास होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह से फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी फील्ड लाइंस इसमें क्रॉस कर रही होंगी। पर उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर एक सर्कुलर रीजन की एक्सिस पे रखा हो तो फ्लक्स कितना होता है वो हम कैलकुलेट करना जानते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि अगर ये चार्ज अकेला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, फ्लक्स कितना होता φ1 φ+, और इसकी वजह से φ2 होता, दोनों ऐड कर लेंगे, वही इस रिजल्टेंट फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो आएगा वो φ1 + φ2, चूँकि सिमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस है, अगर मान लो ये भी x है और ये भी x है, रेडियस r है, तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो Q/2ε0 1 - x/√x² + r², इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r हो सकती है, r√3 हो सकती है, वो तो क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पेशल फार्मूला है बच्चों, बेहद इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस फार्मूले पे को अच्छे से याद कर लेंगे। इसी तरह से अगर हेमिस्फेरिकल पार्ट हो, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मान लेते हैं ये वाली सरफेस, और इसके एक्सेस पे कहीं पे चार्ज रखा हो, ये डिस्टेंस x हो यहाँ से, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो इस सर्कुलर रीजन से जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी वही इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास होंगी, वही हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास होंगी। और अगर ये डिस्टेंस x, ये रेडियस r है, तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी, जो हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स होगा वही सर्कुलर रीजन से फ्लक्स पास होगा, और वो भी बेटा Q/2ε0 1 - x/x² + r² के बराबर होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं बेटा, और इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, एंड दिस फार्मूला स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन फ्लक्स पे बनते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री, ठीक है ना, बेस्ड ऑन सिमेट्री। ठीक है ना, सिमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो बिल्कुल बेसिक यूज़ होता है, जैसे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ये, और उसके यहाँ पे सेंटर पे Q चार्ज रखा है, सेंटर पे Q चार्ज रखा है, और हमसे कहा जाता है कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक बेटा, तो आप समझ रहे हो कि ये सिमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये है कि आप x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, सर्कुलर रीजन से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, या इसको आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये देखिए कि एक ये हेमिस्फीयर है बेटा, और यहाँ पे एक चार्ज Q है। अगर मैं ऐसा ही एक और हेमिस्फीयर यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ तो ये एक पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये जब पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें
इसी के जैसा एक और हेमिस्फीयर होगा, है ना, उसके सिमेट्रिकल बिल्कुल अगर मैं बना दूं, तो अगर इससे फ्लक्स फाई पास हो रहा है तो इससे भी फाई पास होगा, तो पूरे स्फीयर से 2 फाई फ्लक्स पास होगा। और क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वो इनक्लोज्ड चार्ज, जो अंदर कितना चार्ज है सरफेस के, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आप गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मैं वैसे जनरल तरीके से बता चुका हूँ। तो टोटल पूरे स्फीयर से जो पास होने वाला, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जितना इस हेमिस्फीयर से होगा उतना इससे होगा, तो एक हेमिस्फीयर का अगर फाई है तो पूरे स्फीयर का 2 फाई होगा, तो एक हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स पास होगा वो Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन हम और देख सकते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखे जा सकते हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन और है, अगर ये क्यूब है बेटा, क्यूब जिसकी साइड लेंथ है और चार्ज जो प्लेस्ड है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये क्यूब जो है वो क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स अगर पास होगा पूछा जाए, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स पास होगा Q इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस, किसी एक सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, तो बेटा चार्ज यहाँ पे जो है वो सेंटर पे रखा है। सारी की सारी 6 सरफेस ये आप देख रहे हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो सभी की सभी 6 फेस सिमेट्रिकल होंगी, मतलब जितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा उतना इससे पास होगा, उतना इससे 6 सरफेस से बराबर पास होगा, ठीक है ना। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर मान लें लेट फ्लक्स थ्रू वन फेस इज फाई, ठीक है, अगर हम ये मान लें तो जो क्यूब से फ्लक्स पास हो रहा है बेटा वो 6 फाई हो जाएगा, क्योंकि 6 सरफेस से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा। और नेट फ्लक्स क्यूब से क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सिमेट्री के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हम और लेंगे।